आपका जो सवाल था ना वो पूछ लीजिए, उसका आंसर कर देते हैं, बाकी जिनका जो छूट जाएगा एक्चुअली वो। मेरा सवाल यह था कि हाउ टू स्टार्ट सेटिंग द like the windows for trading. ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो सेटअप करना जानना चाहते हैं, मतलब जीरोधा का, या Yes, yes. ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू? जो मैं इस पे करूंगा वो जीरोधा पे होता है या ट्रेडिंग व्यू पे होता है? हाँ मतलब नहीं ठीक है, जीरोधा पे अगर होता है, एक सेकंड रुकिए, जीरोधा पे मैं भी आपको दिखा देता हूँ जीरोधा पे कैसे करते हैं। मेरी स्क्रीन देख नहीं पा रहे होगे ना अभी? नहीं, नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। कि नहीं पिएगा हमको क्या पता। अनुप, माइक ऑफ कर लेना। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? एक बार एक्नॉलेज कर हाँ, हाँ दीजिए। हाँ, दिख रहा अभी है। दिख रहा है अभी। अभी देख पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो वीरेंद्र भैया का सवाल था कि वो जानना चाह रहे थे कि जीरोधा को कैसे सेटअप करते हैं। तो देखते हैं, ये एक जीरोधा का टर्मिनल है, ठीक है। तो अब आप ये मतलब इसको कैसे सेटअप करना चाहते हैं ये आप जानना चाहते हैं। हाँ तो ये एक हाँ ठीक है, बेसिक सवाल है। तो ये आपका नॉर्मल एक होम स्क्रीन होता है इसका, ठीक है। तो इसमें आप मतलब स्पेसिफिकली हमसे सवाल पूछिए कि आप इसमें क्या जानना चाहते हैं, मतलब आप इसमें जैसे इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं एग्जांपल के लिए कि कोई भी जो सिक्योरिटीज़ होता है उसको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सवाल है, आप हाँ, चार्ट नहीं का। नहीं, हाँ आप। सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऐड करना आता है मेरे को। एक्चुअली मेरे को ये देखना है कि you see the right side, you see the number of stock which is there and accordingly you can see that ना कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है जो अच्छा। सेटअप में। हाँ तो ये आप अगर वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो आपको एक साथ में दिख जाएगा, अभी तो मार्केट बंद है तो आपको दिख नहीं रहा है। तो आप वॉच लिस्ट में अगर आप ऐड करेंगे तो आपको सारा एक जगह पे, जैसे यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 वॉच लिस्ट जो है वो आपका हाँ अलाउड रहता है। जैसे आप ये एक सेटअप है, तो आप दूसरे में आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ तो जैसे आपका कोई इन्वेस्टमेंट का एक 100 स्टॉक्स आपने शॉर्ट लिस्ट करके रखा है, तो आप उसको क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसको हम लगातार वॉच करना चाहते हैं। HDFC बैंक मान लीजिए कि कुछ कुछ अच्छे स्टॉक हैं जिनको मैं लगातार देखना चाहता हूँ कि वो कैसा कर रहे हैं, और इसमें मैं लगातार अपना निवेश करता हूँ। HDFC बैंक, है ना, ये ऐड कर दिया। उसी तरह से मान लीजिए बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, तो इस तरह से आप और भी जो अपने फेवरेट स्टॉक्स है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट मार्केट आवर्स। तो यही बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे आप जो है अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड करके आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया, आप यहाँ पे 10 भी ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे 100 भी ऐड कर सकते हैं। आप अपना ऐड करके यहाँ पे रख लिए और देख लिए कि लगातार आप जो है मार्केट जब खुला रहेगा उस समय आपको इसमें फ्लक्चुएशंस भी दिखता रहेगा सारा कुछ। अभी तो मार्केट चूँकि बंद है, आज सैटरडे है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस आपको दिख नहीं रहा है। और अगर आपको चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है अपवर्ड, ये जो एरो है इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो चार्ट भी खुल जाएगा इसका, ठीक है। इसका चार्ट जो है आप देख पाएंगे, यहाँ से आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आप मतलब कि और कोई एडिशनल बाहरी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी चार्ट जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको अगर अलग टैब में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला क्लिक कर सकते हैं। यहाँ वाला देखिए, ये वाला जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पॉप आउट करके ये बाहर में आपका ये चार्ट खुल जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये इसका नॉर्मल सेटअप होता है। नहीं तो नॉर्मली जीरोधा का तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। और ट्रेडिंग व्यू कर। हाँ, ट्रेडिंग व्यू चार्ट वगैरह जो है यहाँ पे केवल अपना जो पोजीशंस है वो देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी आप जो है कर सकते हैं, आप इसका भी देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसका भी चार्टिंग टूल जो है वो अच्छा है। और इसमें भी मेरे ख्याल से ऑप्शन भी होता है सेटिंग में जाके, जिसमें कि आप
आप इसको ट्रेडिंग व्यू भी कर सकते हैं। चार्टिंग का जो ऑप्शन है ना, हाँ चार्टिंग प्रोफाइल सेटिंग में जाके देखिए यहाँ पे जो है ना, हाँ, मैं कहाँ पे गया आप देखा आपने यहाँ पे देखिए। प्रोफाइल में जाके। हाँ प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए चार्ट IQ7, 3 तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो हाँ ट्रेडिंग व्यू आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली वर्ल्ड वाइड चार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा, तो यही रहेगा मेरा वो सेटअप में। अच्छा, वो यही रहेगा, इसी से हम बाकी उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं हाँ तो अपना यहाँ जो पे बात। आप, हाँ यहाँ से आप जो है सीधा देख सकते हैं चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको यहाँ पे लोड होगा। देखिए अभी जो लोड हो रहा है ना, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे आपको सिंबल भी दिखेगा ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिस्प होता है और कुछ नहीं होता है। और यहाँ से आपको अगर सीधा इस्तेमाल करना है तो आप ये वाला विंडो, ये वाला जो पॉपअप वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको आप बंद कर दीजिए। चार्ट IQ7 का ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप जो है चार्ट अपना बेसिक सेटअप कर सकते हैं। कैसे? तो सवाल आपका मेरे ख्याल से यही था ना कि कैसे सेटअप करना है बेसिक। तो बेसिक सेटअप हाँ कुल मिला के यही है। और अगर आपको ट्रेडिंग व्यू करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू सीधा यहाँ से वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो उसका वेब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट भी है। लेकिन वो उसमें पूछता है महीने का सब्सक्रिप्शन, ये वो आता है जब भी हम हाँ करते नहीं, हैं। पेड प्लान में जैसे आपको उसमें जो फ्री वाला जो होता है ना, उसका फ्री वाले में हाँ क्या होता है कि आपको 3 या 4 सेकंड में एक अपडेट मिलता है। अच्छा, तो पेड वाला जो होगा कौन सा जो हम लोग यूज कर सकते हैं मतलब? पेड वाले में नहीं, फ्री वाले में आपका काम चल जाएगा फिलहाल। अभी आपको जरूरत नहीं है, हमको अभी तक जरूरत नहीं पड़ा था। अच्छा, ठीक तो है, फ्री ऑफर, वाले में हाँ तो ऑफर वगैरह, उसका चार्जेस भी एक्चुअली बहुत हाई होता है। नहीं, तो हम जब करते हैं तो हमेशा पूछता है कि 30 डे ट्रायल लेंगे क्या, ऐसे पूछता है। हाँ 30 डे ट्रायल आप ले सकते हैं फ्री में। लेकिन हाँ फिर नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, जो कि उसका बहुत ज़्यादा होता है। 47,000 रुपये आपका हाँ, तो उसका। हर बार उसको 30 डेज का ट्रायल में रखेंगे क्या उसको? लेकिन आपका जो वॉच लिस्ट आप क्रिएट किया है ना, जैसे आप, वो भी मैंने ट्राई किया। आप जो बोल रहे हैं ना कि हाँ अलग अलग हम Gmail ID से हम उसको फ्री वाला ट्रायल इस्तेमाल कर, वो भी मैंने ट्राई किया। लेकिन आप जो अपना वॉच लिस्ट बनाया है ना, सारा कुछ आपको फिर से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मल्टीपल अपना वॉच लिस्ट बना रखा है ना। हाँ तो हाँ ये मल्टीपल नाम से वॉच लिस्ट है मेरा। तो आपको क्या है कि हर बार फिर जो नया आप साइन अप कीजिएगा नए Gmail अकाउंट से और नए क्रेडिट कार्ड डिटेल से, तो ओह अच्छा, ये काम करना पड़ेगा। हाँ तो ये परेशानी वाला काम मैंने ट्राई किया है शुरू में, फ्री ये काम मैं अच्छा, ठीक है, लेकिन फ्री में भी काम हो जाता है। और दूसरा एक ऑप्शन होता है कि हालांकि अपस्टॉक्स में तो आपको मिल जाता है, अपस्टॉक्स में। और एक धन है, धन तो इस जो मैंने बताया भी था, आप जब यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने आपको हाँ बताया। देखिए धन जो है वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दिया है इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अगर धन का अकाउंट है, धन के साथ भी अभी मैं मतलब टेस्ट कर रहा हूँ कि धन कैसा काम करता है। हालांकि अभी तक तो जीरोधा क्या बोलते हैं, अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए जितना पुराना है और रिलायबिलिटी देखा जाए तो जीरोधा सबसे बेस्ट है हर तरह से। जो उसका और भी चीज़ होता है जो उसमें आप, 4 साल मतलब चौथा तक का। है ना, ये सब चीज़ है। नहीं तो जब तक धन तो मैं खुद ही टेस्ट कर रहा हूँ अभी तक। अब शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तो मे बी मंडे से धन पे शिफ्ट करेंगे। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा तो फिर धन के धन साथ, हाँ धन जीरोधा से टाइप है क्या उसका? नहीं धन का ट्रेडिंग व्यू से टाई अप है। टाइप है तो उसे फ्री में मिलेगा मतलब? हाँ कुछ फीचर्स जो है वो फ्री में मिल जाता है उसमें। ठीक है, चलेगा कुछ, तो उसे करें। हाँ कुछ फीचर्स फ्री में मिल जाता है। लेकिन अभी चूंकि धन नया है, तो चूंकि नया है तो अभी तक खुद ही जो है उसमें पोजीशंस क्रिएट करके, अभी क्या है कि अभी प्लान है मेरा कि करीब करीब 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करके उसमें, और फिर मतलब कुछ पोजीशंस जो है उसमें बना के हम देखेंगे। 2 महीना ट्राई करेंगे। अगर ट्रायल ठीक रहता है तो फिर प्लान करेंगे कि उसमें शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। और उसमें एक और रहता है कि अगर महिला है, मतलब फीमेल अगर है, उनका अकाउंट है, तो उसमें पर ऑर्डर जो ब्रोकरेज लगता है वो 10 रुपये लगता है। वही जीरोधा में 20 रुपये लगता है। तो ये सब चीज़ कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि धन में है, तो देखा जाएगा। लेकिन अब तो मेरा जो धन का जो बंदा था उससे बात हुआ था मेरा, तो सारा कुछ फीचर्स बताया था, तो हमको काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। लेकिन जब तक खुद से ट्राई एंड टेस्ट नहीं कर लेते कि हाँ उसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश तो नहीं कर जाता है,
ट्रेडिंग के दौरान, जो कि मतलब होता था। और भी ब्रोकर्स थे, जैसे अब स्टॉक्स का शुरू में होता था, लेकिन अभी हो गया, अभी सुधर गया है। अब स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा डाउन टाइम होता था कि मार्केट्स वगैरह क्रैश कर रहे हैं, तो अब स्टॉक्स का कुछ दिक्कत आ गया, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी काफ़ी मतलब कि अपग्रेड होके हो गया है। तो नए ब्रोकर्स में ये सब शुरू में दिक्कत होता है, तो अब हमको खुद से ट्राई करके देखना पड़ेगा कि अगर धन में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि धन लुक्स क्वाइट प्रोएक्टिव, ठीक है, बहुत प्रोएक्टिव दिखता है मुझे, लेकिन जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के कहने की बात यहाँ पे ये है। तो हाँ, यहाँ पे आपका जो सवाल था, यस, समझ आ गई। है ना, तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। तो सेटिंग के ऊपर और भी कुछ सवाल है तो आप कंप्लीट कीजिए, और भी किन्हीं का अगर सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अमित, कुछ लोग ही ज्वाइन किए हैं, अनूप हैं, और अमित कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। नहीं सुधीर, ठीक है, सेहत का ध्यान आउट रखो। ऑफ द मार्केट। जान ही रहा, 2 महीना से आउट ऑफ द मार्केट है। तबीयत 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 खराब है क्या तुम्हारा? तबीयत खराब है ना? हाँ, 1 हफ्ते से, इसलिए तुम कॉल नहीं कर रहे। तुम नहीं सोच रहे 1 हफ्ते से कॉल नहीं कर रहे तुमको। नहीं, हमको लगा कि नहीं, तो तुम तो वैसे भी वहां पे जाके बिजी हो ही गए हो, तो लगा कि नहीं बिजी होगा अपने मैंने काम एटलीस्ट वाम को ऑफिस लेके। आने टाइम में कॉल करते थे तुमको। तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हो अभी? 2-3 दिन नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, नहीं, रेस्ट करो, रेस्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सुनो, और क्या, प्रवचन की तरह। नहीं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कोई अगर सवाल है इससे रिलेटेड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, चलो चलो ठीक है। कुछ कुछ सवाल हमको जो भेजा गया था उसका हम जवाब दे देते हैं। और एक सवाल, प्रीवियस जो वीडियो था, फिर पहले, इसके पहले जो रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किए थे, यूट्यूब खोल लेते हैं। ये जो रिसेंटली वीडियो मैंने अपलोड करा था, इस वीडियो में एक 5 रुपए सवाल मुझे पूछा गया था वीरेंद्र जी के द्वारा, वीरेंद्र सिंह वीरू जी के द्वारा सवाल पूछा गया था। हाँ, ये सवाल पूछा गया था। इन द लास्ट यू have shown chart pattern, which pattern is more powerful sir, mean more possibility। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से है कि ये पूछना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी कि जो इतने सारे चार्ट पैटर्न्स जो मैंने वीडियो के एंड में दिखाया है, मेरे ख्याल से, हाँ, ये सब जो बताया है मैंने, इन चार्ट पैटर्न्स में से जानना चाह रहे हैं वीरेंद्र जी कि कौन सा चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा रिलायबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज। अगर कोई ऐसा पास्ट डेटा अवेलेबल है क्या जिसमें कि ये पता किया जा सके कि कौन सा चार्ट पैटर्न ज़्यादा रिलायबल होता है। तो हाँ, एक किताब है, मैं किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा मे बी अगले वीडियो में कि कौन सा किताब है, जहाँ पे कि एक टेस्टिंग किया गया था इंडियन मार्केट में नहीं, यूएस के मार्केट के ऊपर जो है ना गया था, सारे जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं ये सब। इस वीडियो में आप जितने भी चार्ट पैटर्न्स देख पा रहे हैं, फॉलिंग वेज, तो इन सब जितने भी पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स में से किसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है एज पर पास्ट डेटा। तो उसके ऊपर एक किताब है, वो किताब का नाम मैं शेयर कर दूंगा आपको आने वाले वीडियो को, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। तो उसमें एक स्टडी किया गया था, तो उसके अनुसार जो डेटा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि चार्ट पैटर्न में कौन सा जो सबसे रिलायबल होता है। भी से बोलते हैं। आई थिंक ये मतलब पास्ट में जो ट्रेंड के हिसाब से करके ही बनाया गया चार्ट, राइट? हाँ, ये सब जो हाँ, ये जो स्विंग्स होता है ना, स्विंग्स को मिला के स्विंग्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो
आप जब स्विंग्स को मिलाते हैं ना, जितने भी पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें, इस तरह के जितने भी पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, जब स्विंग्स को आप मिलाइएगा, स्विंग्स मतलब क्या, ये सब, तब जाके ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। ये सब स्विंग्स को जब आप ज्वाइन कीजिएगा एक लाइन के थ्रू, तब जाके ये पैटर्न्स आपके फॉर्म होते हैं। तो वीरेंद्र जी का सवाल ये था कि जो डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बनते हैं, पैरेलल चैनल बनता है, ये जो बन रहा है, उसके बाद फिर राइजिंग चैनल है, डबल टॉप बनता है, ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे पैटर्न्स बोलते हैं, बस केवल नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन डबल बॉटम बनता है, उसके बाद फिर ट्रिपल टॉप बनता है। तो ये सब अलग अलग नाम है केवल। तो ये सब बनते हैं सब जब आप जो स्विंग्स हैं उनको मिलाते हैं। स्विंग्स जब एक लाइन में मिला दिए जाते हैं तब ये सब डिफरेंट पैटर्न्स आपके फॉर्म होते हैं। तो उनका सवाल ये था कि, अच्छा सवाल है उनका, कि इन सब पैटर्न्स में से कौन से पैटर्न जो होता है, क्या ऐसा रिलायबिलिटी का कुछ डिफरेंस होता है क्या एज पर पास डेटा। तो वो जो किताब था उसके अनुसार ये बताया गया था, यूएस मार्केट में एनालाइज किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो इस तरह का पैटर्न होता है, मतलब फ्लैट पैटर्न होता है, जिसमें कि जो स्लोप है, ट्रेंड लाइन का जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल है। तो स्लोप जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है उसका रिलायबिलिटी उतना ज़्यादा होता है, और इसका एंगल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है। ये बात अगर किसी ने ध्यान से वीडियो देखा है तो ये बात मैंने वीडियो में बताया है कि एंगल जैसे जैसे बढ़ता है इसका रिलायबिलिटी जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच लिया और ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये केवल नापने के लिए है, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ऐसा है, ठीक है, इस तरह से कोई स्टॉक का चार्ट था, इस तरह से बिहेव कर रहा था। एक ट्रेंड लाइन ऐसे है जिसमें कि इस तरह से, और एक ट्रेंड लाइन ऐसा है। एक ट्रेंड लाइन ऐसा है, एकदम हॉरिजॉन्टल फ्लैट, इस तरह से। तो इन तीनों में से अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसका जो वैलिडिटी है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है इसका वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर इसका रिलायबिलिटी होगा, और उसके बाद फिर इसका रिलायबिलिटी होगा। इसका एंगल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जिस तरह से जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे एंगल इस तरह का है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो इसका एंगल कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे एंगल क्या है, 0 है, 0 डिग्री का एंगल है। तो जितना कम एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ उसका रिलायबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। इस सवाल का जवाब यही है। एज पर डेट बुक ये बताया गया था, ये कंक्लूजन निकाला गया था कि ये होता है। तो इस चीज़ का जवाब ये है। इसमें किसी का कोई अगर सवाल है, इस कॉन्सेप्ट में किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। वो चार्ट की तरह चार्ट हाँ, चार्ट में दिखा देते हैं ये चीज़ हम चार्ट में दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, दो तरह के ट्रेंड लाइन है, ये एक ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है, और एक ट्रेंड लाइन ये वाला है, ट्रेंड लाइन या बोलिए इसको सपोर्ट बोलिए। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला,
तो अगर हम रैंकिंग करना चाहेंगे कि दोनों में से कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है, अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है वीरेंद्र जी, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। आप ही के सवाल का जवाब दिया जा रहा था। ठीक है, हालांकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ अगर सही से रिकॉर्ड होता है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर गलत हुआ तो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे कि अच्छा, कि ट्रेंड लाइंस जो होते हैं वो किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास दो तरह के, क्योंकि आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स में एंट्री मिलेगा, तो मल्टीपल स्टॉक में जब आपको एंट्री मिलेगा तो आपको अगर सॉर्ट आउट करना है कि अगर मान लीजिए 5 स्टॉक में आपको एंट्री मिल गया, तो इस केस में आपको पता होगा इसमें कि किस वाले में आपको एंट्री लेना है, किस वाले में एंट्री लेना है और किसको अवॉइड करना है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, और मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल वाला एक ये आपको सपोर्ट लाइन दिख रहा है। तो इन दोनों में से यानी कि अगर मुझे रैंक करना होगा कि किसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है इन दोनों में से, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका रिलायबिलिटी थोड़ा सा कम होगा। ये बात क्लियर है अभी तक? जी हाँ, यही बात मैं जवाब दे रहा था। आपका और कोई सवाल है वीरेंद्र जी तो आप पूछिए। वीरेंद्र दो हैं यहाँ पे, वीरेंद्र भैया हैं मेरे और एक वीरेंद्र जी हैं, है ना? अच्छा, हाँ, तो मेरे वीरेंद्र से वही परसों वाला सवाल ही था वो, अगर उस पे है या दूसरा टॉपिक है मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा अभी आप कौन सा टॉपिक पे बता रहे हैं। नहीं, आप ही पे बात हो रही है। तो मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया है, अभी 5 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें और कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन में अगर आपका जो सवाल था कि हाँ, ऑप्शन वाला, हाँ नहीं, ऑप्शन वाला नहीं, एक आपने वीडियो के नीचे कमेंट किया था। वीडियो हाँ, के तो नीचे वीडियो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, हम ट्रेड ले सकते हैं, हाँ, मतलब कौन सा चार्ट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो जो आपका उसी का मैं जवाब दे रहा था कि जिसका एंगल जो है जी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ जिसका एंगल जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल होगा। इसका एक लाइन में यही जवाब है। ये बात आप समझ पाए? जी जी, जिस एंगल जितना कम है। हाँ, ये बात है। एक और जैसे कि ऊपर से, हाँ बोलिए। ऊपर से जो ये ऊपर अभी वीकनेस जैसा दिख रहा है तो इसमें कम चांसेस है कि ट्रेड ना लिया जाए क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ट्रेड लाइन को तोड़ के, सपोर्ट लाइन को तोड़ के। हाँ नहीं, देखिए एज ए ट्रेडर आपको क्या है कि बस मार्केट की डायरेक्शन को एंटिसिपेट करने की कोशिश करनी है। आपको अगर अभी मार्केट वीक अगर दिख रहा है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, अगर निफ्टी को हम लोग एनालाइज करें तो अगर निफ्टी ये जो आपको स्विंग लो दिख रहा है, ये वाला जो स्विंग लो आपको दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा बेरिश टेरिटरी में घुस गया है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, और या तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं, ये डेली चार्ट लगा हुआ है आपका निफ्टी का, तो अगर इसके नीचे, इस वाले लाइन के नीचे आपको इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको दिखता है घंटे के चार्ट पे या 15 मिनट या 30 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखता है, तब आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसमें फर्दर एक डाउन मूव आ सकता है 17,300 350 वाले के लेवल पे। यहाँ पे दो तरह के दो ट्रेंड लाइन आपके कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो पहला आपका ये लंबे समय से चला आ रहा है ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट वाला है, और दूसरा ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, ये जो आपको सपोर्ट लाइन दिख रहा है ये वाला 350 के पास, दोनों मिल रहे हैं एक जगह पे, तो इस वाले पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख सकता है। तो अगर ये वाला लो टूटता है इन केस, यानी कि 17,780 के आसपास ये वाला लो है,
तो ये अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है और नीचे की तरफ घंटे के चार्ट पे अगर आपको दिखता है क्लोजिंग, तो आपको जो आपके बुलिश पोजीशंस हैं निफ्टी में, अगर आप किसी तरह का बुलिश पोजीशन बना के रखे हैं, चाहे वो ऑप्शंस का यूज करके हो सकता है, ठीक है, जैसा भी पोजीशन आपने बना के रखा है, तो उसमें स्क्वायर ऑफ कर लेना एक बार। आपको जो भी लॉसेस हो रहा है छोटा मोटा, वो स्क्वायर ऑफ कर लेना एक समझदारी वाला काम होगा एज पर मी। इस बात को समझ पाए? जी जी। हाँ, यही बात है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं, अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज करें जी तो निफ्टी में आपको थोड़ा सा हायर वॉल्यूम से, हालांकि ये जो रिसेंट क्लोज हुआ है फ्राइडे वाला, उसमें हल्का सा डिप था। जो थर्सडे का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम बार अगर आप देखेंगे तो हल्का सा डिप था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वॉल्यूम से यहाँ पे क्लोज हुआ है। बेसिकली सेल ऑफ था, राइट? हाँ, ये बेसिकली सेल ऑफ था। और सेल ऑफ क्या होता है कि अगर ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है, हालांकि SGX निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 17,050 या उसके ऊपर का ओपनिंग दिखा रहा है मंडे को, अगर मार्केट फ्लैट रहता है, क्योंकि नैस्डैक जो था वो चढ़ गया था। नैस्डैक का चार्ट अगर देखें, US का जो चार्ट, नैस्डैक 100 का अगर आप चार्ट देखेंगे कि इसमें लगभग 3% का तेजी था उसी का। हाँ, और SGX निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखिएगा तो SGX निफ्टी जो सिंगापुर में लिस्टेड है अपना निफ्टी, और डाउ जोन्स नहीं, सबके सब ऊपर थे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, तो करीब करीब 18,000 के ऊपर खुलने की आशंका है, अगर कुछ भी और कुछ नहीं होता है तो मंडे को एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है। ये SGX निफ्टी का चार्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंसीडर दैट कि ये बुलिश रहेगा, मतलब मंडे को नहीं हो कुछ भी, मतलब हम केवल ओपनिंग के लिए SGX निफ्टी जब हम लोग देखते हैं ना, तो ओपनिंग में भी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा, अनलेस कि कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर कुछ सबसे पहले तो जापानीज मार्केट खुलता है, उसके बाद अगर एशियन क्यूज अगर पॉजिटिव रहता है तो एक पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है। बस संभावना है, हर कुछ एक संभावना है, और उसके बाद क्या होता है उसका कोई उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि और भी फैक्टर्स होते हैं, मैं आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जिसको देख के आप एक माहौल पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं ना मार्केट्स, कि FII ने बाई किया कि FII ने सेल किया, DII का पोजीशन क्या है, उसने फ्यूचर्स में किस तरह का पोजीशन बनाया है। ठीक है, FII ने नॉर्मली FII का पोजीशन जो है, कोई भी एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है FII का पोजीशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका पोजीशंस को देखते हैं कि उनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरह का पोजीशंस है। तो इन दोनों के पोजीशन के बेसिस पे लोग अपना बनाते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा इनपुट लेता हूँ इनका, और साथ में प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके मैं डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का हो सकता है। तो एज पर जो इनका डेटा था, इसके डेटा के अनुसार FII ने थोड़े से अपने पोजीशंस फ्यूचर्स में हल्के से स्क्वायर ऑफ करे हैं, और DII ने भी स्क्वायर ऑफ किया है। तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मतलब ये होता है कि अभी उन्होंने थोड़े से प्रॉफिट अपने बुक करे हैं। अब फ्रेश पोजीशन उनका मंडे को कैसा बनता है, मार्केट में भी थोड़ा सा ऊपर खुलता है, पॉजिटिव खुलता है, मार्केट पॉजिटिव खुलता है। लेकिन अब क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि उनको सेलिंग जो है वो कंटिन्यू करना है। अभी तो उन्होंने केवल प्रॉफिट बुक किया है, अभी तक कोई ऐसा साइंस नहीं दिख रहा है कि FII और DII पॉजिटिव कुछ पोजीशन बना रहे हो, मतलब कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो वो डेटा आपको मैं इंटरप्रेट, अभी तक आप ये जान जाइए कि देयर इज़ अ वे वन कैन इंटरप्रेट डेटा, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा ऑफ FII एंड DII। तो उसका तरीका जो है आने वाले सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आज क्या बोलते हैं, ये जो डिस्कशन है वो आज का जो डिस्कशन है उसके स्कोप के बाहर है, इसीलिए मैं आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, तो आगे बात करते हैं। और कोई सवाल कि नहीं था? आज का सेशन जो है, मैं कोई मतलब कि आज कोई जैसे नॉर्मल का सेशन होता था कि मैं एक दो घंटे बोलता था, फिर 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि आज केवल मुझे सवाल का जवाब ही देना, चूँकि आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं।
ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम किसी को अगर याद होगा लास्ट टाइम कब सेशन हुआ था, इसके पहले सेशन कब हुआ था? काफी टाइम हो, 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने पहले हुआ था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रिज्यूम करने का, क्योंकि 2 महीने में काफ़ी सारे आपके सवाल और जवाब होंगे, तो इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा केवल सवालों का जवाब देने के लिए। तो इसका यूटिलाइज कीजिए, जितने भी सवाल हैं, वीरेंद्र जी खासकर, वीरेंद्र जी, हाँ वीरेंद्र जी। भैया, वीरेंद्र जी दोनों, हाँ तो दोनों क्या बोलते हैं, सेशन का इस्तेमाल करने के लिए जितने भी सवाल हो सकते हैं सारे पूछिए। अमित, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि मैं तो अभी तक उसमें देखा नहीं हूँ मैं एक्चुअली हाँ अभी ठीक ऑप्शन ठीक ठीक ठीक, आप ऑप्शन में मैं बोला फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली अगर बेसिक बात करें तो हाँ। वो भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन की तरह ही होता है या अलग? दोनों कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर एफ एंड ओ एक साथ बोलते हैं ना, एफ एंड ओ, अच्छा एफएनओ बोलते हैं उसको। है ना? ओहो नहीं 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 अच्छा नहीं, अच्छा, ये फ्यूचर अलग एंड है। ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, तो अलग है ये। ये कॉन्ट्रैक्ट्स है दोनों, ठीक है, अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि फ्यूचर्स में क्या होता है कि दोनों आप, जैसे नॉर्मल आप जब रिलायंस का मान लीजिए, आवाज मेरी जा रही है ना सबको? हाँ हाँ हाँ, रिलायंस का आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, रिलायंस का मान लीजिए कि स्टॉक आपने खरीदा, कितना चल रहा है रिलायंस का स्टॉक का प्राइस? रिलायंस का स्टॉक का प्राइस अगर हम एग्जांपल के लिए लें, ₹2500 ₹2536 चल रहा है इसका स्टॉक का प्राइस। तो नॉर्मल आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, आप जब इसमें पोजीशंस बनाते हैं डिलीवरी में, तो आप क्या करते हैं कि ₹2536 दे के एक स्टॉक खरीद लेते हैं, एक शेयर इसका खरीद लेते हैं। ये ऑप्शन में। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल इक्विटी डिलीवरी में जो हाँ आप हाँ करते हैं नॉर्मल, हाँ 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 ठीक है, ये आप कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में आप क्या करते हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। फ्यूचर्स क्या होता है कि आपका एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। फ्यूचर्स का क्या होता है, एक्सपायरी होता है। फ्यूचर्स का जो एक्सपायरी होता है वो कब होता है, वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को होता है। जैसे जनवरी का जो एक्सपायरी है वो 25 जनवरी को है मेरे ख्याल से। आखिरी थर्सडे कब पड़ रहा है? आखिरी थर्सडे अगर आप कैलेंडर में जाके देखेंगे तो जनवरी 2023 का जो आखिरी थर्सडे है वो पड़ रहा है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को चूंकि पब्लिक हॉलीडे होता है, तो 25 को रिपब्लिक, हाँ रिपब्लिक डे, तो 25 जनवरी को जो है फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आज के दिन में एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, तो आपके पास ये पावर होता है कि करंट रेट पे आप, जैसे रिलायंस का वैल्यू, 1 मिनट में बता देता हूँ एग्जांपल एक क्रिएट करके। अगर मान लीजिए कि आप करंट स्पॉट जो है इतना चल रहा है, अगर रिलायंस का फ्यूचर्स का चार्ट लगा है, देखिए फ्यूचर्स 2552 चल रहा है, 2552। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो है, अगर आपको इस रेट पर डिलीवरी चाहिए, अगर आप एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो, और आप इसको अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, स्क्वायर ऑफ अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 25,536 रुपए के रेट पे, अगर मान लीजिए कि आप फ्राइडे को पोजीशन बनाते हैं, एक तो इसका एक लॉट का साइज होता है मेरे ख्याल से 800 या 700 या 800 होता है। यानी कि आप फ्यूचर्स में जब पोजीशन बनाते हैं तो आप एक नहीं खरीद सकते हैं। जब आप डिलीवरी में करते हैं तो आप एक 2536 रुपए का खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है कि चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका एक साइज होता है। तो रिलायंस का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 600 700 800 के आसपास इसका कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है। यानी कि एक बार में आप ये डिसाइड करते हैं, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया
एक में पोजीशन बनाया, तो आप ये 2536 के रेट पे, यानी फ्राइडे के क्लोजिंग पे अगर आप मान लीजिए इस वाले रेट पे, जब 2536 पे चल रहा था, तो इस वाले रेट पे अगर मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो आपके पास ये ऑथोरिटी है कि आप जब ये 25 तारीख को जब ये एक्सपायर होगा आखिरी दिन, तो आप 2536 के रेट पे सामने वाला जो सेलर है कोई भी, वो आपको डिलीवरी देगा। ठीक है, अच्छा, मतलब जितना रहेगा, अगर अपर रहेगा तो अपर रहेगा, लोअर है तो हाँ लोअर अगर रहेगा। हाँ आपको इसी पे, तो आपकी मर्जी, तो आपको क्या है कि अगर नीचे रहेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाँ। अगर रिलायंस ऊपर की तरफ चला जाता है तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो कोई अगर इतना खतरा उठा रहा है, अगर आप बायर हैं तो ये आपका टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर आप सेलर हैं, हाँ। तो सेलर हैं तो आपको दिक्कत ये है कि आपको डिलीवरी देना पड़ेगा। ठीक है, 2536 के रेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बायर और सेलर में। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली बाई और सेल नहीं होता है, एग्जैक्ट बाई और सेल नहीं होता है। उसके जगह पे क्या होता है, केवल बस आप एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि फ्यूचर्स में अगर आप एग्जैक्टली 2536 रुपये का अगर 800 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर अगर निकालें तो 2536 गुना, मान लीजिए कि 800 है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना इसका कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 1000 10 लाख 10 लाख 20 लाख 28,000 रुपये आपको लग जाएगा 800 क्वांटिटी खरीदने में। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो इतना पैसा नहीं लगेगा आपको, 2 से 3 लाख रुपए लगेगा मुश्किल से। 250 है शायद। 250 है इसका लॉट साइज। जी कम कर देते हैं, सा- शायद मैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता है तो इसको 800 ही इसमें मान लेते हैं। 200 हाँ मान लेते हैं कि हाँ, 800 इसका साइज है। ठीक है, मान लेते हैं, जो भी होगा आप अपना देख लीजिएगा, जो भी इसका एग्जैक्ट साइज। तो अगर 800 मान लीजिए इसका है साइज, कॉन्ट्रैक्ट का साइज, जो कि 250 भी हो सकता है, जैसा बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, आप बोल रहे हैं कि 250 जी, के जी। आसपास है, तो मान लेते हैं कि 250। हाँ, तो इसको एक काम करते हैं, 2536 इंटू 250 कर लेते हैं, ये भी बड़ा अमाउंट है। 6,34,000 रुपये लग रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में पोजीशन बनाइएगा तो आपको इतना पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, 1 से 1.5-2 लाख रुपए से भी कम लगेगा मेरे ख्याल से। तो आपको क्या मिलता है, मार्जिन मिल जाता है। आपके पास अगर पैसा नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप फ्यूचर्स में पोजीशन बना सकते हैं। आपको लगता है कि रिलायंस नीचे की तरफ जाएगा, तब भी आप फ्यूचर्स में पोजीशन बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन में भी है क्या? क्या ऑप्शन इज सेम वे वर्क? हाँ, ऑप्शंस में अलग होता है। ठीक है, ऑप्शंस में अलग होता है। उसमें क्या होता है कि फ्यूचर्स आप समझ गए पहले सब लोग, फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स में किस तरह का होता है गतिविधि। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड बिकॉज़ मैं स्टिल नहीं ठीक है, सबको बेसिक है, सब बहुत लोग बेसिक वाले ही हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, बेसिक ही तो मेन होता है। बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो एडवांस चीज़ों में और ज़्यादा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। ऑप्शंस में क्या होता है कि अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया है तो उसमें क्या होता है कि दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का बायर है उसको भी डिलीवरी लेना पड़ेगा अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट का सेलर है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसमें क्या है, एक बायर और 2 साइड है ना, बायर और सेलर। यस। तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर है तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, सेलर है तो उसको डिलीवरी देना पड़ेगा उस रेट पे। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में अगर आप एक ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अगर आपने खरीदा है तो आपके पास फायदा ये है कि आपके पास अधिकार तो है, ठीक है, आपके पास अधिकार है, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। अंतर समझ रहे हैं फ्यूचर और ऑप्शन में? हाँ, अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया 2750 रुपए का, ठीक है, 2750 रुपए का कॉल ऑप्शन अगर आपने खरीदा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अधिकार है 2750 रुपए। जब कॉल, जैसे फ्यूचर का एक्सपायरी होता है उसी तरह से स्टॉक में
हाँ, उसका भी जो एक्सपायरी होता है वो लास्ट थर्सडे होता है, यानी कि 25 जनवरी का मान लीजिए आपने 2750 रुपए का एक हाँ। कॉल ऑप्शन खरीद लिया। हाँ, तो कॉल ऑप्शन अगर आपने खरीद लिया तो क्या हुआ, आप 2750 रुपए के रेट पे 25 जनवरी को आपको अगर मर्जी है तो आप डिलीवरी ले सकते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस जो है वो चला गया कहाँ पे 2850 पे चला गया, समझ लीजिए। मान लीजिए कि ऐसा हुआ कुछ मार्केट में, कुछ न्यूज आया और इस तरह से चला गया, और आपने कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है कितने का, 2750 रुपए का। इस वाले स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो आपके पास अधिकार है 2750 रुपए के रेट पे एक्सपायरी अगर आपने स्क्वायर एफ नहीं किया अपना, तो हाँ। आप 2750 पर डिलीवरी ले सकते हैं। समझ रहे हैं, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। अच्छा, मतलब यू कैन गो फर्दर ऑल्सो कि अगले महीने फिर ट्राई करेंगे तो आगे वाला। नहीं, आप केवल इस एक्सपायरी पे रहिए। हाँ। अगर 25 जनवरी को क्या होगा, 25 अगर आपने 2750 रुपए का, यानी कि 2750, समझ गए वो, मतलब लास्ट वीक ऑफ फ्राइडे को होगा क्या कि स्क्वायर ऑफ हो जाएगा? नहीं, लास्ट मंथ ऑफ थर्सडे को, मतलब हाँ, Thursday मतलब को। सॉरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। ठीक है, अगर आपने 2750 का सीई खरीदा है, जिसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, तो अगर आपने खरीद रखा है और मार्केट इस तरह से चला जाता है ऊपर की तरफ और 2850 पे क्लोजिंग देता है 25 जनवरी को, तो आपने क्या खरीदा था, 2750 पे खरीदा था, तो इसके लिए में भी आपको प्रीमियम देना पड़ा था, कितना, 10 रुपए प्रीमियम देना पड़ा था। तो 10 इंटू कितना, 10 इंटू 250, 250 कितना हो गया, आपका 2500 रुपया हो गया। 2500 आपने कितना दिया था, प्रीमियम दिया था। हाँ, और लेकिन प्राइस कहाँ चला गया, 2850 चला गया। हाँ। तो आपको इससे ये अधिकार मिल गया कि आप 2750 के रेट पे क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, क्या अंतर है। उसी तरह से पुट ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। अगर आपको लगता है कि रिलायंस में आपका पोजीशन है बहुत हैवी बना हुआ, आपने 8 लाख के पोजीशन बना रखे हैं, मान लीजिए कि एक लॉट के बराबर 8 लाख के आसपास पोजीशन, तो अगर आपको डर लगेगा कि नहीं हो सकता है कि रिलायंस ऐसा ना कि हो जाए कि नीचे चला जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप करेंगे कि पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। मान लीजिए कि आपने 250 का पुट ऑप्शन खरीद लिया, 2500 का पुट ऑप्शन आपने खरीद लिया इस वाले स्ट्राइक प्राइस का। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी मार्केट में किस तरह का माहौल है, बहुत ज़्यादा बिकवाली का माहौल है, रोज जो है वो गिरावट हो रहा है। इस केस में आपको लग रहा है कि ऐसे ना कि आपने 2300 के लेवल पे मान लीजिए आपने खरीदा था, या और भी नीचे आपके पास तो स्टॉक है ऐसे जो कि आपने बहुत ही नीचे के लेवल पे खरीद के रखा है, टीसीएस का जैसा आप बता रहे थे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा डर लगता है कि भाई अपने प्रॉफिट को हम प्रिजर्व कर ले समहाउ, इस केस में आप कर सकते हैं क्या कि आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो पुट ऑप्शन अगर आप खरीद लेंगे तो आपके पास अधिकार है 2500 के रेट पे, अगर मार्केट इस तरह से क्रैश कर जाता है पूरी तरह से, उसके बाद भी आप एक्सपायरी के दिन 2500 के रेट पे अपना सारा माल बेच पाएंगे। अच्छा, अंतर समझ रहे हैं, ये है। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इंश्योरेंस होता है। ठीक है, बस यही है। तो आप एक और एग्जांपल लाइफ, आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जब खरीदा होगा तो आप बिल्डर को क्या देते हैं, टोकन अमाउंट देते हैं। आपको लगता है कि किसी एरिया में कोई एक एरिया है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट करा है इसलिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये बात। आपको लगता है कि कोई एक एरिया है, ठीक है, रामपुरम करके एक कोई एरिया है ना। आपको लगता है कि इस वाले एरिया में बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह अचानक से बूम होने वाला है इस वाले एरिया में। तो आप क्या करते हैं, किसी इस वाले एरिया के किसी एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप कर रहा है, तो आपने क्या किया, केवल कुछ टोकन अमाउंट देके, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आपने 2 लाख रुपए देके सिक्योर कर लिया है। ठीक है, तो यही जो 2 लाख रुपए आपने दिया, चूंकि अगर आप मान लीजिए वापस आप इस प्रॉपर्टी को डिलीवरी नहीं लेते हैं तो ये 2 लाख रुपए तो आपका चला जाएगा ना, बिल्डर वापस तो नहीं करेगा टोकन अमाउंट। तो अगर ये जो आपने किया, ये आपने क्या किया इस रामपुरम में आपने 2 लाख रुपए देके एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आपने क्या किया, सी ऑप्शन खरीद लिया। इन केस अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही होता है तो अभी जो इसका प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ रुपया है, जिसको आप 2 लाख रुपए का टोकन देके बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 लाख रुपए का प्रीमियम देके इसको बुक कर लिया। अगर आपका चीज सही होता है
तो आने वाले 5 साल में क्या हुआ आपने, चूंकि ये प्रॉपर्टी डेवलप होना शुरू हुआ है, इसको डेवलप होने में क्या होगा, 3 साल 4 साल लगेगा, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, 3 साल 4 साल लगेगा डेवलप होने में, कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट को। आपने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठा के, आपके पास कुछ इनपुट था, इन्फॉर्मेशन था, और आपने 2 लाख दे के टोकन अमाउंट इसको पे कर दिया। अब हो सकता है कि जब 3 साल के बाद प्रॉपर्टी का जो वैल्यू एक्चुअली जब डिलीवर हो रहा था, उस समय प्रॉपर्टी का दाम क्या हुआ, आपका बात सही निकला, और प्रॉपर्टी का दाम क्या हो गया, 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, हो सकता है ना, होता ही है। आपने केवल कितना दिया था, 2 लाख रुपए दिया था, और सच में आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ये टोकन अमाउंट है इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं ना, कि भाई एक काम करो, मुझे या तो आप डिलीवरी लेके और आप किसी और को 2 करोड़ में बेच सकते हैं, नहीं तो आप अपना टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं ना किसी को, भाई मेरे पास टोकन है, मैंने यहाँ पे बुक किया था, एक काम करो, मुझे आप प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है आज के टाइम में 2 करोड़ है, एक काम करो, ये जो टोकन है ये मेरे से ले लो 25 लाख रुपए में, और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीवरी ले लो, या 50 लाख में, तो आपका 2 लाख रुपया 50 कितना हो गया, समझ गया। तो प्रीमियम वही होता है ना 10 रुपए के हिसाब से। ऑप्शंस में जो अचानक से आप देखते होंगे कि नहीं भाई 2 रुपए का ऑप्शन खरीदा था 300 रुपया हो गया, तो बस सेम सिनारियो है। ये मैंने आपको एक रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो अब क्या होता है कि सिनारियो तो ये है कि हाँ आपका प्रेडिक्शन सही हो गया, लेकिन अगर आपका प्रेडिक्शन गलत होगा तो आप क्या करेंगे, जो आपने टोकन अमाउंट दिया है आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ तो जो मैंने सोचा था कि एक इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा बूम होगा, डेवलप होगा, आपको 1 साल बाद रियलाइज होता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे रामपुरम में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपना टोकन अमाउंट बोलेंगे बिल्डर को कि भाई रख लो टोकन अमाउंट, हमको नहीं लेना, ये करेंगे, पैसा गया। तो वही जो प्रीमियम है आपका, तो चूंकि आपने 2 लाख का ही रिस्क लिया था, लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास नहीं होता, यानी टोकन अमाउंट देके आपके पास नहीं होता ऑप्शन, तो क्या होता, आपको पूरा 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है ना। सही बात। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, इस तरह का आप टोकन का इस्तेमाल करके, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इस तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, और भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शंस में 2 पार्टी होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिस तरह से फ्यूचर्स में होता है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको आंसर कर पाया। यस समझ में आया। ठीक है, तो इसमें और भी एडवांस चीज़ें होती हैं, ये एकदम बेसिक लेवल का सिनारियो है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से प्रीमियम्स को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करता है, इसमें ग्रीक्स होते हैं, तो जो आज के डिस्कशन के बाहर है। तो आज का सेशन जो है 1 ही घंटे का होगा, हम लोग 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, और कोई अगर सवाल है किन्हीं का तो वो पूछ सकते हैं। वीरेंद्र जी, हाँ वीरेंद्र जी, VIRENDRA जी, वीरेंद्र सिंह जी, हाँ चलिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। अनूप, कोई सवाल है? नहीं कोई सवाल है तो पूछो, ऐसा नहीं खाली यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा चल रहा है आराम से। कोई सवाल है तो? समझ में आ गया, ना। कोई अगर सवाल होगा कि हमको जो अभी बता रहे थे प्रॉपर्टी वाला, वो हमको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब बताएं तो हमको बाद में समझ में आया कि हमको बाय सेल मतलब कि प्रॉफिट जो बुक होता है ना, वो हम समझे थे। हाँ, नहीं क्लियर हो गया हमको। हाँ, नहीं वही बात है। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया था। तो ये हम सिनारियो क्या बोलते हैं, वीरेंद्र भैया को हम ये एग्जांपल इसीलिए दिए क्योंकि वो इस तरह का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने उनको ये एग्जांपल दिया, और कुछ रीज़न नहीं था इसीलिए। और किसी और वीरेंद्र भैया आपका कोई सवाल बोलिए। और भी है, आई थिंक प्रॉब्ली वो उसी का नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जब लाइक जो अल्फा बीटा और क्या है। हाँ, नहीं वो ग्रीक्स हम डिस्कस करेंगे, हम एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे उसके लिए। ठीक है, हाँ, उसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। तो और कोई अगर सवाल है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि it is good to go straight away for option, or do we have before that some warm up session, like do something? अगर आपको देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीधा ऑप्शंस में जाना चाहिए या उसके पहले
ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शंस थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है कि बहुत सारा तरीका होता है। ऑप्शंस में आपको इनॉर्मस ऑप्शन होता है, ठीक है। Okay. ऑप्शन का मतलब ही है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन Okay. में बहुत सारा ऑप्शन होता है जिसको आप मतलब बहुत कम रिस्क लेके आप बायर भी बन सकते हैं, आप बहुत कम रिस्क लेके आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट, बस नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है और कुछ नहीं है। हाँ, सब ठीक है, वही पूछना था एक्चुअली। तो आई थिंक आप एक गाड़ी को, एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का एग्जांपल लेंगे, आप उसको 10 के स्पीड पे भी चला सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी का कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो नहीं, तो अगर आपको एक्सप्रेस हाईवे है कहीं पे तो आप उसको अगर आपके बाइक में कैपेबिलिटी है तो आप 150 की स्पीड पे भी चला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन आपके पास है, बस मतलब कि आपके पास आपका सिचुएशन कैसा है, आपके पास सेफ्टी कैसा है, सड़क कैसा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का रिस्क लेना है। ऑप्शन का मतलब यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको सीधा ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं। आप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑप्शंस, ठीक है। देयर आर मेनी पीपल दोज आई नो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विथ ऑप्शंस इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि जैसे मेरा है कि मैंने डिलीवरी में स्टार्ट किया, पहले मैंने इंट्राडे से स्टार्ट किया, फिर डिलीवरी में स्टार्ट किया, फिर अलग अलग सेक्शंस को मैंने ट्राई किया, उसके बाद फिर ऑप्शंस में मुझे लगा कि नहीं दिस इज इट, ठीक है। तो वो आप भी, हाँ, तो आप भी डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है कि अलग अलग तरीके से आप अपने पोजीशंस को, आपको अगर डर लग रहा है तो अगर आपने फ्यूचर में पोजीशन बनाया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए शायद फ्राइडे को कुछ जॉब्स डेटा यूएस का आने वाला था, जिसके कारण मार्केट जो में भी, मैंने देखा नहीं न्यूज़ क्या था, लेकिन जो भी था मार्केट ने पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया डेटा को, और नैस्डैक और जितने भी यूएस इंडाइसेस थे और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो अब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए डर लग रहा है कि नहीं ऐसा ना कि मेरे पोजीशन में कुछ लॉस हो जाए, तो इस केस में आप क्या है कि आप हेजिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर्स को भी अगर आपको हेज करना है तो यू विल हैव टू यूज ऑप्शंस, समझे? ठीक है, अगर आपने मान लीजिए फ्यूचर को लॉन्ग कर रखा है तो आपको हेज करना है तो यू विल हैव टू बाई पुट ऑप्शन। ओवरनाइट अगर लगता है कि आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास स्क्वायर ऑफ करना है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। आप अपने, हो सकता है कि आपको बहादुर, आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, आपका एंटिसिपेशन, आप नेकेड जा सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मेरा पोजीशन उतना बड़ा नहीं है, तो कोई खास अगर बहुत बड़ा हो गया तो मेरे पास कैश अवेलेबल है, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। या आपका पोजीशन बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि आपने बहुत हैवी पोजीशन बना रखा है, तो उस केस में आप हेज करके जा सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होता है, समझ रहे हैं? ऑप्शंस ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यही हमको अच्छा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी से आपको आज़ादी मिलता है, तो जिस चीज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है उससे आज़ादी मिलता है, ठीक है। और टाइम तो जो होता है ऑप्शंस में, क्या होता है कि टाइम हमेशा आपके फेवर में होता है। अगर आप सेलर हैं तो, बायर हैं तो चीज़ें अपोजिट है, ठीक है। तो मेनली तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, तो टाइम में हमेशा मेरे फेवर में होता है। जैसे आज सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे का भी मुझे प्रीमियम का डीके मिलेगा मंडे को, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो मज़ेदार बात है, लेकिन सैटरडे संडे का मैं रिस्क भी उठा रहा हूँ। अगर अभी के दिन में, अभी के समय में कुछ अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल कुछ भी इशू होता है, किसी तरह का कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसका रिस्क भी जो है मंडे को मुझे लेना पड़ेगा, इसीलिए मुझे प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी प्रीमियम मिल रहा है तो प्रीमियम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिस्क। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो सामने वाले को प्रीमियम क्यों देते हैं? क्योंकि दैट कंपनी, दैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज टेकिंग योर रिस्क, है ना। तो कंपनी जो है आपका रिस्क ले रहा है, इसीलिए आपको प्रीमियम मिल रहा है, नहीं तो आपको रिस्क क्यों मिलता? आपको मतलब आपको आपका रिस्क वो क्यों लेता? चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग रिस्क लेते हैं समझदारी के साथ। अगर आपको लगता है कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो उस केस में आप रिस्क अवॉइड कर सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ। अगर लगता है कि या तो मैंने पोजीशन कम कर दिया, नहीं तो मैं हेज कर लिया, नहीं तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, तीनों में से एक ऑप्शन चलेगा। आई थिंक बहुत वाइटल क्वेश्चन था ये, ऐसे मिला यही रीज़न है कि मैंने ऑप्शन चूज करा। और इसमें क्या होता है कि एक आप रेगुलरली आप कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए डिलीवरी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, HDFC बैंक का एग्जांपल देते हैं। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का अगर एग्जांपल दे तो अगर मान लीजिए किसी ने डिलीवरी में काम किया है, इसमें डिलीवरी में अगर कोई ट्रेड पोजीशन बना के बैठा है
तो डिलीवरी में अगर पोजीशन बना के बैठा है और इस वाले मान लीजिए कि इस वाले लेवल पे बनाया था उसने पोजीशन, ये कैंडल जब बना उसको लगा कि नहीं अब तो HDFC बहुत अच्छा करने वाला है, यानी 11 नवंबर को अगर किसी ने पोजीशन बनाया, तो यहाँ पे अगर हम डेट रेंज देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना रिटर्न 56 ट्रेडिंग सेशन क्रॉस कर गया है। और अगर देखें 11 नवंबर से 6 जनवरी यानी कि दिसंबर, लगभग 2 महीने क्रॉस कर गया, लेकिन उसका रिटर्न कितना बना है? रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें प्राइस रेंज, रिटर्न जो है वो -1% का बना है 2 महीने में। तो ये परेशानी होता है, अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई रिटर्न 2 महीने में नहीं बना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम करते, ऑप्शन सेलिंग की करके रखते तो आपको एक रिटर्न बन जाता। तो यही फायदा होता है, ठीक है। तब भी आप अच्छा खासा यहाँ से 6-7% का रिटर्न मिल जाता अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और आपने कोई न्यूट्रल स्ट्रैटेजी या बुलिश स्ट्रैटेजी या बेरिश स्ट्रैटेजी, कोई भी किसी तरह का भी स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पे HDFC बैंक पर डिप्लॉय करके रखता। तो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर आने वाले सेक्शन में या वीडियो में, तो उसको आप थोड़ा सा हाँ, लेकिन बस ये अभी जान जाइए कि अगर किसी ने कोई न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय किया होता या बुलिश स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय किया होता, उसको पूरा पैसा बन जाता अच्छा खासा, ठीक है। 5-6% वो बना लेता, 7% 8% वो वीडियो मतलब सॉरी 7-8% का रिटर्न वो आराम से यहाँ पे कमा लेता HDFC बैंक में, अगर वो ऑप्शंस के थ्रू प्ले करता तो। लेकिन अगर वो डिलीवरी में कोई अगर प्ले करता तो उसको कोई -1% का रिटर्न बनता। तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग में कि भाई डिलीवरी में बैठे हुए हैं, तो कहे कि मार्केट्स 1-2 महीना क्या मतलब 5-5 साल तक के लिए भी साइडवेज जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वही इससे अच्छा तो हम FD कर लेते, FD में ज़्यादा रिटर्न बन जाता। आपके मन में ये विचार आने लगेगा अगर आप केवल डिलीवरी में काम करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को मिक्स करते हैं, जो कि मैं बताऊंगा आने वाले सेशन में कि किस तरह से डिलीवरी को ऑप्शन के साथ अगर मिक्स करेंगे तो आपको किस तरह का अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। कि आपके पास कंटिन्यूसली कैश फ्लो भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो मुझे पैसा आ रहा है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मैं फर्दर डिलीवरी में पोजीशन जो भी क्वालिटी स्टॉक है HDFC बैंक जैसे मुझे पसंद है, ठीक है, तो मैं लगातार जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो उससे जो पैसा आ रहा है उससे मैं और ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट करता जा रहा हूँ। समझ रहे? तो ये होता है बात। तो इसके साथ एक एसोसिएटेड रिस्क भी होता है। रिस्क जो है वो अगर आप सेलर हैं तो अनलिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड लॉस। अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क होता है ना। तो उसको अनलिमिटेड रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे हेज किया जाता है, वो सब सारा कुछ आने वाले सेशन में आपको मिलेगा। तो ये बात। और किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग रैप अप करेंगे, क्योंकि सेशन को ना हम लोग 1 घंटे का ही रखेंगे, 1 से सवा घंटे। पहले सेशन हम लोग का 2-2, 3-3 घंटे का होता था, लेकिन अब हम लोग शॉर्ट सेशन रखेंगे। और हर सप्ताह कोशिश करूँगा मैं कि कंटिन्यूसली करने का इसको, अनटिल अनलेस कि अगर मैं आउट स्टेशन रहूँगा तभी मिस होगा, नहीं तो ये कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। सैटरडे को ही कोशिश करूँगा 8 से 9, ठीक है। तो 15 मिनट हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, सवा घंटे का हो चुका है सेशन। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल रैप इट अप फॉर टुनाइट, वी विल कॉल इट अ डे। Yes, it was a good session actually. I think every week I think slowly we'll move. अगली जो भी आपके सवाल होंगे ना, वो सवाल आप मुझे एडवांस में भी सवाल भेज सकते हैं। जैसे वीरेंद्र जी जो हैं वो मुझे एडवांस में भी सवाल भेज देते हैं कि हाँ, तो नहीं तो आप सीधा भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अधिक से अधिक ये होगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, मुझे मैं आपको रिसर्च करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि आप कुछ ना, आप एडवांस भी पूछ सकते हैं, एडवांस में भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ ये वाला जरा सेशन में एक्सप्लेन कर देना आप मुझे, है ना। चले ठीक, ये भी हो सकता है, नहीं तो आप सीधा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आई एम ओके विद बोथ दी ऑप्शंस, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सेशन समय बर्बाद नहीं हुआ होगा और इसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं, बहुत फ्रूटफुल था। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय।